और सरकार जो है अपनी नीतियों में शराब व्यवस्था को हावी बना लिया है। ये कहाँ का नियम है कि सरकार शराब बेचती है। 2 साल हो गए विष्णुदेव के सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा के काम करत थे। आप मन कौन नजर से देखते हो, थोड़ा बताओ। शिक्षा व्यवस्था ला आज वो ढंग से नहीं चला पाते जे ढंग से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ला शिक्षा के जरूरत है। आज एक गरीब किसान के बेटा बेटी हा पोस्ट ग्रेजुएशन करे बर प्राइवेट जो कॉलेज खोले खोले ओमा जाके ठगात है, ओमन ला सिर्फ कागज के रूप में सर्टिफिकेट देवत है। इनकी नई गाइडलाइन सरकार ने जारी की है और कहा जा रहा है कि किसानों को इसका बहुत लाभ होगा। तो आप थोड़ा बताएं जमीन की नई गाइडलाइन पर सरकार ने जो क्या कही। लाइन बढ़ा के अगर कर रहे तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोग अभी फिलहाल परेशान है, हर जगह विरोध भी हो रहा है। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज मनोज बंजारे जी, जो कि एक समाज सेवक के रूप में हैं और सोशल वर्कर के रूप में जाने जाते हैं, हम उनसे एसआईआर मनोज भाई काफी सुर्खियों में हैं और ये सरकार के द्वारा मतदाता पुनरीक्षण सूची बनाई जा रही है। तो एसआईआर के बारे में बताएं, थोड़ा जनता जानना चाहती क्या है। जोहार छत्तीसगढ़। पूरे देशवासियों को गुरु घासीदास जी के आने वाले जयंती का मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं। और जय छत्तीसगढ़। देखिए, जिस तरह से एसआईआर का भी चल रहा है, अच्छी बात है कि एसआईआर हो और उद्देश्य भी पूरा हो, लेकिन अभी जिस तरह से उसमें एक बिना सिस्टम का, बिना दायरा का जिस तरह से एसआईआर हो रहा है, उसमें वास्तविक लोगों का भी नाम कट रहा है, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। जैसे बिहार में भी हुआ कि वहाँ के 65 लाख लोगों की जो है मतदाता सूची से नाम काटना पड़ा है। तो ये एक दायरा बने, एक सिस्टम बने, ताकि जो वास्तविक जो लोग हैं उनकी एसआईआर के माध्यम से उनके अधिकार, वोट डालने का जो अधिकार है वो ना कटे। इसमें ये जरूरी है कि जिस तरह से पूरे देश के लोग अन्य राज्यों में जाके जीविकोपार्जन करता है, तो वहाँ उनका वोट डालने का अधिकार ना मिले, ये विशेष ध्यान में होना चाहिए एसआईआर के माध्यम से। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बाहर दूसरे राज्यों से भी लोग आए हैं, खैर उनका देश है, एक देश एक लोग हैं, और उसी में एक कड़ी में एसआईआर का भी सिस्टम बने कि जो दूसरे राज्य से आए हैं छत्तीसगढ़ में, वो यहाँ के मतदाता ना बने। जैसे थोड़ा विस्तार से बताएं, जनता जानना चाहती है। जैसे हमारे एससी एसटी ओबीसी लोगों को उनका जाति या निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए 50 साल का रिकॉर्ड मांगता है। तो 50 साल का रिकॉर्ड बोलने से वहाँ के वो स्थायी व्यवस्था के अधिकारी हो गए। उसी प्रकार से वोट डालने का भी जो देश में एक वोट डालने का अधिकार मिला है हर एक व्यक्ति को, तो वो अधिकार बरकरार रहे। आज सिस्टम में देखा जा रहा है कि अभी हमने बिहार चुनाव में देखा है कि जो केंद्र सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, स्पेशल ट्रेनें चला के बिहार लोगों को वोट डालने के लिए बुलाया है। कहाँ के लोगों को बुलाया? बोले पूरे देश से बुलाया है। जैसे छत्तीसगढ़ से भी गए, बोले डिब्बे में जगह नहीं था, छत में चढ़ के गए, मतलब बहुत बवाल हुआ। और पूरे देश में, पूरा भारत देश में एक बिहार केंद्र बना हुआ था, जहां वोट डालने के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और लोगों को बुला के वहाँ वोट डलवाए। और वहाँ के स्थायी लोग जो वहाँ बैठे हैं, 65 लाख जो लोग हैं, वो उनका वोट कटा। तो एसआईआर का जो उद्देश्य है, जो जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है, वो थोड़ा सा संदेह के दायरे में है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हो जांच, ये अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक जांच हो। जैसे अभी दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पूरे देश के लोग आए हैं, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा, तेलंगाना और तमिलनाडु, सारे राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ में भी आए हैं। लेकिन यहाँ उनका नियम से, यहाँ की स्थानीय चुनाव में उनका वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
अगर यहाँ का अधिकार बन भी गया है समय के दायरे में, तो वहाँ जहाँ उनका मूल निवासी है वहाँ उनका वोट डालने का अधिकार जो है कटना चाहिए। मतलब एक देश में एक व्यक्ति को एक ही जगह वोट डालने का अधिकार हो, इस पर एसआईआर का उद्देश्य पूरा ऐसा लगता है हम लोगों को। लेकिन अगर किसी का भावनावश, चाहे पार्टी का आदमी समझ के या मुझे वोट नहीं देता है ऐसा समझ के, अगर किसी की भी सरकार हो और ऐसे पुनरीक्षण अगर मतदाता सूची में करके किसी का भावनावश अगर वोट काटता है, तो ये राष्ट्र हित में भी नहीं है और आने वाला समय में इसका परिणाम जो है ना दुष्परिणाम में बदल सकता है। इनकी नई गाइडलाइन सरकार ने जारी की है और कहा जा रहा है कि किसानों को इसका बहुत लाभ होगा। तो आप थोड़ा बताएं जमीन की नई गाइडलाइन पर सरकार ने जो क्या कहेंगे। देखिए, ऐसा बोल के जो है सरकार अपना योग्यता छुपा रही है कुल मिला के। जिस तरह से अभी गाइडलाइन में बढ़ोतरी हुई है, ये कहीं 500 गुना, कहीं 400 गुना, कहीं मतलब इस तरह से सडनली अगर गाइडलाइन बढ़ा के अगर कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोग अभी फिलहाल परेशान है, हर जगह विरोध भी हो रहा है। दूसरा चीज़ मुआवजा की बात कर रही है सरकार, तो अभी छत्तीसगढ़ में खास करके न तो किसी प्रकार से अभी भू अर्जन का नया कोई उनका प्रोग्राम भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ नया उनका विकास कार्य हो ही नहीं रहा है। न तो रेलवे ट्रैक बन रहा है और न ही नया रायपुर जैसे नया राजधानी का भी अगर डेवलप है तो वो भी नहीं हो रहा है। कुल मिला के अगर सरकार इसको अगर बेस में मानता है कि हम किसान को मुआवजा देंगे, तो अभी फिलहाल तो ये जो है ना झूठ बोलने वाला काम है, ये पचने वाला काम नहीं है। रही सवाल, कभी भी हमने देखा है कि जब भी गाइडलाइन बढ़ा है तो 5% 10% एक दायरे में बढ़ा है, क्योंकि ज़मीन का कारोबार ऐसा भी चल रहा है कि बहुत सारे लोग एग्रीमेंट में भी लेके रखे हैं पुराने रेटों में, तो वो अभी जो है ना कैसे कर रहेंगे, इस टाइप का थोड़ा सा ना हड़बड़ाहट उनके मन में आ चुका है। और अभी देख रहे हैं कि पेपर और आप लोग के माध्यम से कि ज़मीन का कारोबार जो है अभी एकदम ठप पड़ा हुआ है। ये नई गाइडलाइन से गरीबों को क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा? देखिए, इसमें गरीबों को आम तो जनता को क्या लाभ हानि होगा? जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का जो गठन किया है, तब से गरीबों को जो है ना उनके स्वतंत्र जगह में मकान और ज़मीन खरीदने के लिए बाधा आई है। सरकार अपना जो है ना भ्रष्टाचार पूर्वक जो बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन है, मकाने हैं, उनको बेचने के चक्कर में जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको अपने व्यवस्था अनुसार, अपने जगह चॉइस के अनुसार जहाँ छोटा प्लाट खरीदना है, उनको मकान बनाना है, उसमें उनको दिक्कतें आ रही है। और यहाँ की स्थानीय लोग जो है अगर मुआवजा भी मिलता है, देता है किसान को, तो उनको भी तो आखिर ज़मीन खरीदना है, तो उनको भी गाइडलाइन अनाप शनाप बढ़ा के रखा है। तो कुल मिला के सरकार जो है सडनली जो आधी रात को जो फैसला लेता है, ये सही नहीं है, उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें पेचीदगियाँ हैं। और सरकार एक उद्देश्य बताए कि गाइडलाइन बढ़ा के राजस्व कौन सा भी, न तो शिक्षा में उनका कोई प्रोजेक्ट है, न स्वास्थ्य में उनका प्रोजेक्ट है, और न ही रोजगार में। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार की ही बू आ रही है। इस तरह से गाइडलाइन को भी अचानक एक आधा रात को अगर बढ़ा के अगर परोसा जा रहा किस है। लोगों को इसका लाभ मिलेगा कि नई गाइडलाइन जो बढ़ी? देखिए, इसमें अभी किसी वर्ग को भी फायदा होने का दिख नहीं रहा है, लेकिन सरकार अगर अपनी मंशा बना के रखा होगा, तो अपनी सारी हाउसिंग बोर्ड जो व्यवस्था है, जिन्होंने लॉन्चिंग किया हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के माध्यम से, उनको अच्छे से वो झाँक ले। आने वाला समय में कोई भी व्यक्ति जो है सरकार की जो व्यवस्था है हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से खरीदने वाला नहीं है। खरीदना है तो उनको स्वतंत्रता चाहिए, और स्वतंत्रता भी ठीक है, सरकार के ही सिस्टम से चलेगा। तो अभी जो गाइडलाइन बढ़ाया है वो किसी के हित में नहीं है।